आज हमारा डायपोल का लेक्चर 2 है। हम लास्ट क्लास में फील्ड को निकाले थे और फील्ड जो हम निकाले थे वो एक मेथड से निकाले थे। हमारे पास एक दूसरा मेथड भी निकालने का है, पर उसके पहले जो तुमको नोट्स भेजे थे उस नोट्स में मैंने एक लास्ट में एक EX और EY भी निकाला था। मैंने उसमें ER रेडियल और थीटा के अलावा एक EX और EY भी निकाला। हेलो, तो तुम लोग देखा था नोट्स में EX और EY भी था, देखा था क्या? समझ गए थे? तो इस तरह से था, जैसे इरोडो में क्वेश्चंस हैं, इरोडो में क्वेश्चन है जिसमें कि ये पूछा है वो पॉइंट निकालो जहां पे EX की वैल्यू 0 होगी। तो अकॉर्डिंग टू नोट्स अगर तुम देखोगे तो हमने क्या किया था, हमने ये तो निकाला ही था। हमने क्या किया था, ये R डिस्टेंस पे थीटा लिया था, इसको अगर हम X मान लें और इसको अगर Y मान लें, तो हमने एक्चुअली जो एक्सिस लिया था अपने डेरिवेशन में वो इस तरह से लिया था। हमने एक एक्सिस लिया था रेडियल, हमने एक एक्सिस लिया था ER और एक लिया था E थीटा। ठीक है, तो हमने इसको निकाला था, ये कितना आया था 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब, 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। और ये जो हमारा आया था ये आया था kp sin थीटा बाय आर क्यूब। ठीक है ना, तो हमने इन दोनों का फिर रिजल्टेंट निकाला था जो कि हमारा आया था अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो हमने उसी में तुमको ये भी बताया था, तो हमने यहाँ पे ई नेट निकाला था इस तरह से, हमने यहाँ पे ई नेट निकाला था, इस तरह से आया था ई नेट। और ये एंगल कितना बनाता था, अल्फा। ये तो थीटा पहले से बना ही रहा था और ये बना रहा था अल्फा। तो ई नेट हमारा आया था अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, जो कि आ गया था सिंप्लीफाई होके कितना, kp बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, उसी तरह से हमारा आया था y, हमारा आया था सॉरी tan अल्फा, ये जो tan अल्फा था वो आया था tan थीटा बाय 2 होल बाय 2। ठीक है, अगर हम इसी को, अगर हम x और y कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहते, अगर हम इसी को x और y कंपोनेंट में लिखना चाहते, x मतलब ये डायरेक्शन EX और EY, तो क्या करते बताओ, EX को लिखते हम लोग, EX को लिखते ER cos थीटा माइनस E थीटा साइन थीटा, जो कि हमारा क्या निकलता है, ER cos थीटा मीन्स 2kp cos स्क्वायर थीटा बाय आर क्यूब माइनस E थीटा, क्योंकि ये अगर एंगल है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा E थीटा, तो ये हो जाएगा kp साइन थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा बाय आर क्यूब, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू kp बाय आर क्यूब कॉमन, और इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो तुम यहां से देख सकते हो कि E की x कंपोनेंट कब पॉजिटिव होगी और कब निगेटिव होगी और कहां जीरो होगी, अगर तुमसे हम पूछे तो। इसी तरह से E का y कंपोनेंट तुम निकाल सकते हो, E का y कंपोनेंट तुम निकाल सकते हो, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो क्या हो जाएगा ER साइन थीटा प्लस E थीटा कॉस थीटा, दैट विल बिकम इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा से, ये मल्टीप्लाई कॉस थीटा से, तो आ जाएगा ये आ जाएगा 3kp बाय आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा। इसको तुम ये भी लिख सकते हो, इसको तुम देखो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगी, यानी थीटा जब कितना होगा, 0 होगा, जब थीटा 0 होगा या 180 होगा, जब cos स्क्वायर थीटा 1 होगा तब इस वैल्यू मैक्सिमम होगी EX। बट EY कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, 45 डिग्री पे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, 45 डिग्री पे। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, देखो इसको क्या लिख दोगे, 6 नहीं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा 3/2 kp बाय आर क्यूब इंटू साइन 2 थीटा। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगी, 45 डिग्री पे।
45 डिग्री पे ई का वाई कंपोनेंट मैक्सिमम होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तुमको बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज में मिलेंगे कि कहाँ ये पूछेगा जहाँ ये मैक्सिमम है, जहाँ ई का वाई कंपोनेंट मैक्सिमम है वहाँ ई का एक्स कंपोनेंट कितना है। तो जहाँ ई का वाई कंपोनेंट मैक्सिमम है तो थीटा निकल जाएगा 45 डिग्री और थीटा 45 यहाँ प्लेस कर दोगे तो ये निकल जाएगा। पूछेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एक्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई वाई इन द एंटायर सेम डिस्टेंस आर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये पूरा ब्रैकेट कितना बन जाएगा 2, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये कितना हो जाएगा 3/2। तो 2 डिवाइडेड बाय 3/2। इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं बेसिकली। नाउ इसको डिराइव करने का एक दूसरा मेथड है जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। हम उसको आज नहीं कर रहे हैं, कल इसको करेंगे। आज की क्लास के बाद तुमको हम अपने YouTube पे जो मेरा वेक्टर का वीडियो लेक्चर है उसका लेक्चर नंबर 11 या 12 जिसमें मैंने पोलर कोऑर्डिनेट बताया है, जो मेरा वेक्टर का वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने सर्कुलर मोशन जहां भी होता है, जहां भी कोई चीज सर्किल में होता है, उसका मैंने एक पोलर कोऑर्डिनेट बताया है जो उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सर्कुलर मोशन बिना पोलर कोऑर्डिनेट के नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैंने उसको पढ़ाया है। एक बार तुम लोग उस वीडियो को देखना, समझ में आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। लेकिन मैं कल के क्लास में इस इक्वेशन को जो ये मैंने दोनों डिराइव किए हैं इसको मैं एक स्टेप में डिराइव करूंगा यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो एक बार मैं क्लास के बाद मैं वो YouTube का वो लेक्चर जो सिंपल जिसमें मैंने पोलर कोऑर्डिनेट बताया है वो उसका मैं लिंक तुम लोगों को शेयर करूंगा, उसको देख लेना। क्योंकि मैं पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा के तब इसको डिराइव नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ रहे ताकि समझ में आ जाए। हम एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं, उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक होता है रेडियस और टेंजेंट, इंक्रीजिंग रेडियस आर एंड इंक्रीजिंग थीटा। समझो किसी सर्किल में हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग आर कैप एंड इंक्रीजिंग थीटा टेंजेंशियली थीटा कैप। इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट होता है, जहां भी कोई चीज सर्किल में हो रहा हो वहां इसको बहुत अच्छा टेक्निक होता है। तो वो टेक्निक मैंने बताया है, वो टेक्निक मैंने अपने उस YouTube के वेक्टर के लेक्चर में बताया है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब 11th के किसी बच्चे को तुम ये सब चीज़ पढ़ाओगे तो आजकल का बच्चा उतना वो नहीं होता है। तो लेकिन मैंने जब कोई चीज़ बनाया है तो कंटेंट वाइज उसमें सब कुछ डाल दिया है, सो दैट a student who wants to get something out of that he can take the subset of that, because that content should be superset। उसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। फॉर IIT JEE हम IIT मेंस के लिए अलग लेक्चर, इसके लिए अलग लेक्चर नहीं बनाते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी जो मैंने है सब कुछ डाल दिया है। बच्चे को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जितना उसको आ रहा है वो भी काफ़ी है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम उसको करेंगे। आज हम दूसरा चीज़ ले रहे हैं, इस हाँ सर ये एक्स में ई थीटा साइन थीटा कैसे आया? देखो ये है 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस दे आर परपेंडिकुलर ना। रेडियस ये था रेडियल डायरेक्शन और ये था टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ई आर और ई थीटा क्या था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे ना। ई आर और ई थीटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे ना। हमने क्या किया था, इसका 2 कंपोनेंट लिया था। क्या लिया था, 2 कंपोनेंट। एक लिया था इस डायरेक्शन में और एक लिया था इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये जो पी वेक्टर था इसका मैंने 2 कंपोनेंट लिया था। एक लिया था अलोंग दिस और फील्ड था अलोंग दिस। एक था अलोंग दिस परपेंडिकुलर टू दिस कंपोनेंट और फील्ड था एंटी पैरेलल टू दिस। तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये जो पी वेक्टर है, जब तुमने इसका 2 कंपोनेंट लिया था, क्या क्या लिया था, पी कॉस थीटा और क्या लिया था इसका पी साइन थीटा। इसके एंटी पैरेलल तुमने लिया था एक और इसके डायरेक्शन में लिया था एक, तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे ना। इसका मतलब ये एंगल कितना है, 90 है, तो दिस प्लस दिस 90 होगा। तो दिस इज थीटा, देन दिस इज व्हाट 90 माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बताओ, ई थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट मीन्स ई थीटा साइन थीटा। और जब ऊपर लेंगे तो क्या होगा बताओ, ऊपर लेंगे तो क्या लेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा ई थीटा साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा। या तुम इसको इस तरह से जब पोलर कोऑर्डिनेट देखोगे तो समझ जाओगे। 2 वेक्टर होते हैं, रेडियल वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर।
बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक बार उसको देखना, यूट्यूब पे जो भेजूंगा, 15 मिनट का लेक्चर होगा, 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम होगा। आई थिंक 12 मिनट्स भी हो सकता है और 6 मिनट भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है। 6 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, मैक्सिमम 20 मिनट का होगा। उसको एक बार देख लेना, जितना समझ में आएगा। हाँ सर, ये जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है सर, ये वही श्रोडिंगर पे जो हम लोग पढ़ते हैं वही है ना? हाँ, लेकिन उसमें तुम 3 डायमेंशन में पढ़ते हो, उसमें 3 चीजें होती, आर, थीटा और फाई। एजीमुथ, आर, थीटा और फाई होता है। 3 डायमेंशन में 3 होते हैं, आर, थीटा और फाई। 2 डायमेंशन में सिर्फ 2 होते हैं, आर और थीटा। तुमको अगर किसी प्लेन में किसी यूनिक पॉइंट पे जाना है, इसके 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। क्या क्या तरीका है? या तो एक्स में जाओ और वाई में जाओ। एक्स और वाई की अगर यूनिक वैल्यू दे दो तो तुम पहुंच जाओगे। अगर किसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में तुम किसी पॉइंट पे जाना चाहते हो, तो अगर हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, यानी ये एक यूनिक वैल्यू फिक्स है। दूसरा तरीका है कि एक डायरेक्शन फिक्स हो और एक डिस्टेंस फिक्स हो। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चले जाएगा तो वो भी एक यूनिक वैल्यू देता है, उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। सर्कुलर मोशन के केस में, सर्किल के केस में, स्फेयर के केस में पोलर कोऑर्डिनेट ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। तो मैंने पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाया नहीं, वैसे मैंने डिराइव तो कर ही दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मैं उसको उस मेथड से भी डिराइव करूंगा कल, या जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब। मैं चाहता हूं कि तुम एक अल्टरनेट मेथड भी जानो, क्योंकि जब तुम उस मेथड को देखोगे तो हो सकता है तुम उस टेक्निक को कहीं और भी यूज कर सको। जानने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा जानने में कोई दिक्कत नहीं है, कम जानने में दिक्कत है, ठीक है। सो हम अब ले रहे हैं टॉपिक, अगर हम किसी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो क्या होगा। इफ वी प्लेस ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे, ये एक अच्छा टॉपिक है। उसके बाद हम जो है लेंगे फोर्स बिटवीन 2 डायपोल्स, और देखेंगे बहुत स्ट्रेंज सा फोर्स होता है। उसके बाद हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डायपोल। डिस्ट्रीब्यूटेड डायपोल में तुम्हारा सेंटर मास का कंसेप्ट तुमको फिर से आएगा, और मैं तुमको फिर से सेंटर मास के सारे फॉर्मूले जब लेक्चर का नोट्स भेजूंगा उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो देखो, आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग, दैट जस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, एंड द कंटेंट्स यू वुड नॉट गेट इन एनी सिंगल बुक, दैट यू also for sure. So देखो, so we are taking dipole placed in a uniform electric field. अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम किसी डायपोल को प्लेस कर दो, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को प्लेस कर दो तो क्या होगा। और तुम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को प्लेस कर दो तो क्या होगा, ठीक है। सो देखो, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दैट इज यूनिफॉर्म। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी हर जगह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। और तुमने इसमें क्या किया, एक डायपोल को प्लेस कर दिया। तुमने इसमें क्या किया, एक डायपोल को प्लेस कर दिया। सो यू हैव प्लेस्ड अ डायपोल लाइक दिस। ये है -q, ये है +q। तुमने एक डायपोल को इसमें प्लेस कर दिया है। दोनों जो पॉइंट्स हैं डायपोल के कुछ बॉडी से किसी चीज से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो वो -q और +q चार्जेस हैं। सबसे पहले ये बताओ, इसके ऊपर फोर्स क्या होगा। क्या इसके ऊपर फोर्स होगा q इंटू ई। क्या इसके ऊपर फोर्स होगा -q इंटू ई। So what is F net? Q into E plus -Q into E, that is 0. दोनों पे जो फोर्स लगेंगे वो इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे। दोनों पे जो फोर्स लगेंगे वो इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे। इसका मतलब है उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। इसका मतलब क्या है, उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। एग्रीड? क्योंकि दोनों के चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हैं, फील्ड सेम है। फील्ड सेम इसका मतलब क्या है, जो वेक्टर, अगर एक पे वेक्टर F लग रहा है, दूसरे पे वेक्टर -F लग रहा है, सो एक्सिल, सो फोर्स नेट इज 0 मींस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, देयरफॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। समझो,
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इस पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, पहली बात, इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। दूसरी बात, टॉर्क, टॉर्क देखते हैं। मान लो ये पॉइंट O है, इसका सेंटर है यहां, पॉइंट O, एक फोर्स यहां लग रहा है, ये एंगल कितना है? थीटा। मान लो ये एंगल कितना है? थीटा। मीन्स ये डायपोल है, ये एंगल कितना बना रहा है? इसके साथ थीटा बना रहा है, ठीक है। फील्ड के डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट थीटा एंगल बना रहा था, ठीक है। ये O है, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। टॉर्क का डिफिनीशन होता है R क्रॉस F। टॉर्क का डिफिनीशन होता है पोजीशन वेक्टर क्रॉस F, R क्रॉस F, जो पढ़े होंगे 11th में, इतना तो हम जानते हैं। तो टॉर्क हो जाएगा, देखो नेट टॉर्क जो है आ जाएगा, नाउ यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर R क्रॉस F, समझो, यानी क्या लिखेंगे? OA क्रॉस QE प्लस OA क्रॉस QE प्लस यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे? OB क्रॉस माइनस QE, OA क्रॉस R क्रॉस F, सो दिस इज R। यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? R क्रॉस F प्लस दूसरा जो फोर्स है उसका यहां से पोजीशन वेक्टर क्या है? OB वेक्टर क्रॉस माइनस QE। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो QE ले लेते हैं कॉमन, तो QE अगर हम QE ले लेंगे कॉमन तो क्या आएगा बताओ? OA प्लस ये माइनस साइन OB के साथ मिला दो, ये माइनस साइन को OB के साथ मिला दो, ये हो जाएगा BO। माइनस ऑफ OB वेक्टर इज BO वेक्टर, माइनस ऑफ OB वेक्टर इज BO वेक्टर। अब बताओ दिस क्रॉस QE। अब बताओ BO प्लस OA, B से O जाओ, O से A जाओ, देखो BO वेक्टर प्लस OA वेक्टर, B से O जाओ फिर O से A जाओ, तो कहां से कहां गए? B से A गए, कहां से कहां गए? B से A गए, दैट इज BA क्रॉस QE। बताओ इन दोनों वेक्टर से हम क्या होगा? O से A गए, हम B से O गए, देखो B से चले O तक और फिर O से चले A तक, दोनों को मिलाएंगे, B से O प्लस O से A, दैट इज व्हाट? BA। अब ये बताओ, क्या हम चार्ज इंटू BA वेक्टर को लिख सकते हैं P वेक्टर? क्या हम चार्ज टाइम्स ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या हम लिख सकते हैं? P वेक्टर, दैट बिकम्स इक्वल टू व्हाट? P क्रॉस A। ठीक है, दैट मीन्स टॉर्क इज P क्रॉस A। व्हाट इज टॉर्क? इज P क्रॉस A। गेटिंग? टॉर्क मे नॉट बी जीरो। देखो ये चाह रहा है इसको ऐसे घुमाना, ये चाह रहा था इसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाना, और ये चाह रहा था इसको ऐसे घुमाना, ये फोर्स चाह रहा था इस तरह घुमाना और ये फोर्स भी चाह रहा था इस तरह घुमाना, तो दोनों का टॉर्क का डायरेक्शन सेम है, तो नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क होगा, हो सकता है P क्रॉस E। एग्रीड? किसी को डाउट है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, यहां बहुत कुछ होगा। पहली बात, जब भी नेट फोर्स जीरो होता है, ये तुम लोग को याद नहीं होगा या पढ़े हुए तो भूल गए होंगे, जब भी नेट फोर्स किसी सिस्टम पे जीरो होता है, अगर कोई भी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है लेकिन टॉर्क नॉन जीरो नहीं होता है, यानी कि कोई सिस्टम अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, उसके किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क सेम आता है। इसका मतलब ये टॉर्क P क्रॉस E सिर्फ O के अबाउट नहीं है, यूनिवर्स में कहीं भी कोई पॉइंट ले लो उसके अबाउट इसका टॉर्क यही आएगा। दिस इज द सेम टॉर्क, टॉर्क इज सेम, या इसको मैं यहां लिख देता हूं, सिंस नेट फोर्स इज जीरो, सिंस नेट फोर्स इज जीरो, टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज सेम। हमने तो इसको सेंटर अबाउट निकाला था, अगर हम टॉर्क अबाउट पॉइंट B निकालेंगे तब भी वही आएगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट A निकालेंगे तब भी वही आएगा,
टॉर्क अबाउट पॉइंट दिस निकालेंगे तब भी वही आएगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट दिस निकालेंगे वो तब भी वही आएगा। सो टॉर्क किसी भी एक्सिस के बाद पूछे तो आंसर क्या होगा, P क्रॉस E। ठीक है, नाउ P क्रॉस E का मतलब क्या हुआ समझो। P क्रॉस E का मतलब है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी PE साइन थीटा। वेक्टर P देखो, वेक्टर P कौन सा है, वेक्टर P है यहां से लेकर यहां तक, B से लेकर नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, ये क्या है वेक्टर P, ये क्या है वेक्टर E, और एंगल कितना दोनों में, थीटा। इसका मतलब है कि इन मैग्नीट्यूड दिस टॉर्क इज PE साइन थीटा। ठीक है, अब समझो। इसका मतलब ये हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क is PE sin theta and direction is given by right hand thumb rule। अगर हम P वेक्टर को E वेक्टर की तरफ घुमाएं, अगर हम P वेक्टर को E वेक्टर की तरफ घुमाएं, रोटेट करें, पासिंग थ्रू स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, तो कैसा घूमता दिखेगा बताओ। अगर हम इस P वेक्टर को इस E वेक्टर के P क्रॉस E का मतलब है रोटेट P वेक्टर टुवर्ड्स E वेक्टर। अगर हम इस P को E की तरफ घुमाएं तो ये ऐसे घूमेगा, बताओ। P को जब E की तरफ घुमाओगे तो इस तरह घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा। तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करो तो थंब का डायरेक्शन क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो यहां डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क ऐसे होगा, देखो, बाय राइट हैंड थंब रूल P क्रॉस E, P को E की तरफ घुमाओ और फिर सोचो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दिखता तो लिखते इस तरह से, राइट हैंड को इस तरह से करते, और अगर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो करेंगे इस तरह से। थंब का डायरेक्शन इस P और E के परपेंडिकुलर, और थंब के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होता है किसका, टॉर्क का, क्रॉस प्रोडक्ट का। यानी कि राइट हैंड थंब के अकॉर्डिंग P की डायरेक्शन ये होगी, या इसको हम कह सकते हैं इनवर्ड्स, इनसाइड पेपर, इसको लिख सकते हैं इनसाइड द पेपर, द प्लेन ऑफ पेपर। इसको इस तरह दिखाते हैं, क्रॉस से परपेंडिकुलर और बोर्ड के अंदर जाता हुआ, इसके परपेंडिकुलर और भीतर जाता हुआ। अगर यही होता E क्रॉस P तो E को P की तरफ घुमाते, E को P की तरफ घुमाने मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जाना, तभी तुम्हारे तरफ आता। ठीक है, P साइन थीटा। अब समझो, टॉर्क की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी अगर थीटा 90 होगा, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क इज मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड, करेक्ट। टॉर्क इज जीरो इफ थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री। टॉर्क जीरो होगा कब, जब साइन थीटा जीरो होगा। या तो थीटा जीरो होना चाहिए या थीटा 180 होना चाहिए। थीटा जीरो में भी वो इक्विलिब्रियम है, मीन्स समझो थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ, ऐसे करके डायपोल इस तरह रखा हुआ है तो उसमें क्या होगा बताओ, ये इसको खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर। तो अब जो दोनों ये पैरेलल जो फोर्सेस हैं उनके बीच का लाइन ऑफ एक्शन का गैप कितना है, 0। बताओ, ये जो फोर्स और ये जो फोर्स कपल बना रहा है, इनके बीच के पैरेलल लाइन का, इनका जो पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच का गैप कितना हो जाएगा, 0। तो 0 हो जाएगा। जब कोलिनियर फोर्स होते हैं तो टॉर्क 0 होता है, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर जाएगा, तो टॉर्क कितना होगा, 0। 180 डिग्री पे भी टॉर्क 0 होगा। 180 का मतलब क्या है, इस P को घुमाते घुमाते पूरा उल्टा कर दो। P वेक्टर मतलब -q इधर हो जाए और +q इधर हो जाए। 0 का मतलब क्या है, -q यहाँ +q यहाँ, ऐसे। 180 का मतलब क्या है, ऐसे। जब 180 होगा तब भी टॉर्क 0 होगा। दोनों की इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। चाहे टॉर्क 0 मीन्स इक्विलिब्रियम। टॉर्क 0 का मतलब होता है, समझो, टॉर्क 0 का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर टॉर्क 0 है किसी सिस्टम पे उसको बोलते हैं द सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर फोर्स 0 है तो उसको बोलते हैं द सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। बट ये दोनों इक्विलिब्रियम जो उसका नेचर अलग होता है। क्या नेचर होता है समझो,
इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इज इक्वल टू 0 corresponds to stable equilibrium and theta is equal to 180 degree corresponds to unstable equilibrium. कहोगे इस दोनों का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? अगर थीटा 0 पर है, अगर थीटा 0 है, नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 है, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ोगे तो ये वापस आ जाएगा। दैट मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के छोड़ दोगे तो वापस क्लॉकवाइज घूम के वापस आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जब एनर्जी पे जाएंगे तो बताएंगे। उल्टा कर दो पूरा, फील्ड था इधर और ये है इधर। अब क्या है? अभी भी टॉर्क 0 है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करो 1 डिग्री और छोड़ दो, 0.1 डिग्री डिस्टर्ब करके छोड़ दो, ये पूरा घूम जाएगा। कहने का मतलब है जिधर इसको घुमा के छोड़ोगे उस पर टॉर्क भी उसी डायरेक्शन में ऐड करता है। एंड स्लाइट डिस्टर्बेंस, इवन स्मॉलेस्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इज एबल टू डिस्टर्ब इट कंप्लीटली। दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब है डिस्टर्ब करके छोड़ोगे वापस आ जाएगा। मीन्स रेस्टोरिंग टॉर्क इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ थीटा। अगर थीटा तुमने डिस्टर्ब किया एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क होगा क्लॉकवाइज। थीटा डिस्टर्ब किया क्लॉकवाइज, टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी दैट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। ऑपोजिट, फील्ड इधर और ये इधर, मीन्स पी वेक्टर और ई वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल है, जस्ट अपोजिट। अभी भी टॉर्क 0 होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे 1 डिग्री क्लॉकवाइज तो टॉर्क भी ऐड करेगा क्लॉकवाइज, पूरा घुमा देगा। इसको बोलते हैं अनस्टेबल। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। हम दोनों तरह से बताएंगे, एनर्जी के टर्म में भी और फोर्स के टर्म में भी, टॉर्क के टर्म में भी। देखो कैसे। जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो एसएचएम जरूर होगा। जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो एसएचएम जरूर होगा। बता रहा हूं कैसे होता है। अब समझो, हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे होता है। What is the meaning of theta is equal to 0 और क्यों वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है? At theta is equal to 0 था क्या? ये था तुम्हारा फील्ड और ये था तुम्हारा वेक्टर P। तुमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। कैसे डिस्टर्ब किया? ऐसे कर दिया। तुमने इसको थोड़ा सा घुमाया, किस तरह से? एंटी क्लॉकवाइज। तुमने इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब क्या हुआ? देखो, यहां पर क्या था? -q, यहां पर क्या था? +q। और तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से देखो, ये था वेक्टर P, ये था वेक्टर P। तो ये बताओ P क्रॉस E का डायरेक्शन क्या होगा? P क्रॉस E इस डायरेक्शन में होगा। तुम देखो P क्रॉस E इस डायरेक्शन में होगा, यानी टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा। तुमने घुमाया था कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। और P क्रॉस E ऐसे घूमेगा, P से E की तरफ घुमाओ तो क्लॉकवाइज होगा। तो ये अपोजिट टू दैट है। इसको बोलते हैं, सो दिस विल ब्रिंग इट बैक। सो दिस इज रेस्टोरिंग टॉर्क, दिस इज रेस्टोरिंग टॉर्क। ये क्या करेगा? इसको वापस ले आएगा। यानी इस पॉइंट के बॉटम तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे तो ऑसिलेशन करेगा ऐसे ऐसे। क्यों करेगा? तुमने इसको यहां पे छोड़ दिया, इसको वापस लाएगा तो इसका एंगुलर स्पीड बढ़ेगा। जब ये अलाइन होगा तो टॉर्क हो जाएगा 0। जब ये अलाइन हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा 0। बट तब तक ये एक एंगुलर वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। ये रुकेगा नहीं, ये इसको क्रॉस कर जाएगा। जैसे ये इस साइड जाएगा अब टॉर्क ऐड करेगा उल्टा, फिर यहाँ आके रुकेगा, फिर ऐसे 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 करेगा। अगर थीटा छोटा हो जाए तो ये एसएचएम भी हो जाएगा। हम बता रहे हैं कैसे होगा, क्योंकि हमको बताएंगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ है। तुमको सब क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। जितना मैं फॉर्मूला बता दूंगा उसमें बस तुमको डेटा डालना है, आंसर आ जाएगा। समझ लो चीज़ों को। इसको हम फिर से आएंगे इस पर। एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री corresponds टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। कम टू सेकंड है थीटा इज 180 डिग्री। थीटा इज 180 डिग्री। सेकंड होता है थीटा इज 180 डिग्री।
ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, इसका मतलब ये हुआ ये था तुम्हारा फील्ड और ये था तुम्हारा पी वेक्टर, दिस वाज योर पी वेक्टर। और तुमने अब क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। कैसे किया डिस्टर्ब? तुमने इस पी को ऐसे डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे घुमा दिया, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। मान लो तुमने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया थीटा। अब बताओ अगर हम P क्रॉस E करें, P क्रॉस E, तो P को घुमाना है E के तरफ, P को घुमाना है E के तरफ। जो टॉर्क होगा देखो P क्रॉस E वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि P ये वेक्टर है, E ये वेक्टर। हमको P को घुमाना है E के तरफ। P को अगर E के तरफ घुमाएंगे, P क्रॉस E, तो यानी किस सेंस में घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट भी क्लॉकवाइज था, टॉर्क भी क्लॉकवाइज है। यहां छोड़ दोगे ये वापस नहीं आएगा, ये पूरा टर्न ले लेगा, ये पूरा का टर्न ले लेगा। स्मॉल डिस्टर्बेंस इज इनफ टू डिस्टर्ब इट कंप्लीटली। वो डिस्टर्बेंस उसी डायरेक्शन में होता है। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब समझो इस केस में जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, इस केस में जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तुमने इसको थीटा से डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो टॉर्क कितना लगा? टॉर्क लगा PE साइन थीटा, ठीक है, PE साइन थीटा। PE साइन थीटा मतलब है तुमने जिधर डिस्प्लेस किया, जिधर तुमने डिस्प्लेस किया 60 डिग्री किया, तो फिर वापस आएगा, फिर दूसरे साइड 60 जाएगा, प्लस 60 से माइनस 60 वो ऑसिलेशन करता रहेगा। बट दैट इज नॉट SHM। SHM में एक स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? द टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो यहां एक और जरूरी कंडीशन, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, तो टॉर्क को क्या लिख दोगे? PE थीटा। साइन थीटा को क्या मान लोगे? थीटा। साइन थीटा को क्या मान लोगे? थीटा। अब तुमको निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन। अब तुमको निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो क्या करोगे बताओ? एंगुलर एक्सीलरेशन निकालने के लिए तुम क्या करोगे? तुम लिखोगे एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस। यही होता है ना? यस सर। जिस तरह से एक्सीलरेशन होता है फोर्स बाय मास, फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन, यही होता है। यहां इसको डाल दो, तो इसको डालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? PE बाय I अबाउट एक्सिस इंटू थीटा। इसको ब्रैकेट में डाल दो और देखो वेक्टोरियली अगर लिखो, वेक्टोरियली का मतलब समझो, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज है। वेक्टोरियली का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा थीटा इस तरह से है तो टॉर्क इस तरह से है, यानी थीटा वेक्टर और अल्फा वेक्टर उल्टा डायरेक्शन में है। यानी वेक्टोरियली ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, अल्फा भी और थीटा भी। वेक्टोरियली यहां माइनस आ जाएगा। क्यों आएगा माइनस? बिकॉज द सेंस ऑफ, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या है? क्लॉकवाइज है, और एक अगर क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। यानी एक अगर नॉर्मल टू द प्लेन है कमिंग टुवर्ड्स मी, अदर इज नॉर्मल टू द प्लेन कमिंग टुवर्ड्स यू, सो देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। तो डायरेक्शन जब डालते हैं तो माइनस डाल देते हैं। ये क्या है बताओ? डी स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा, डी थीटा बाई dt क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। और डी स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। डी स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। जो SHM का इक्वेशन होता था वो क्या होता था? एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां पर क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये SHM करेगा, ये क्या करेगा? SHM करेगा। तो समझो SHM का दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन? पहला, SHM का दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि थीटा इक्वल टू 0 के अबाउट ही करेगा, 180 के अबाउट नहीं करेगा। थीटा इक्वल टू 0 यानी कि SHM हमेशा पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम के अराउंड होता है। जो उसका मीन पोजीशन होता है वो पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो पहली बात तो थीटा क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। दूसरी बात, पहली बात तो इनिशियली जो डायपोल है वो फील्ड के साथ अलाइन हो। दूसरा, एंगल जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो, एंगल बहुत छोटा हो।
6 डिग्री, 4 डिग्री, अप टू 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री तक चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। 8 डिग्री के ऊपर नहीं। 60 डिग्री कर दोगे तो ये 60 to 60 करेगा, बट उसको SHM नहीं कहेंगे, उसको ऑसिलेशन कहेंगे, बट उसको SHM नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा थोड़ा सा ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उस केस में ये SHM हो जाएगा। और उस केस में उसकी ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किससे, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये किस फॉर्म में है बताओ, दैट इज, ये सब नोट्स तुमको मिल जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर। ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमको SHM में मिला था, सिर्फ एक फर्क है, जहां लीनियर क्वांटिटी था x, उसकी जगह एंगुलर क्वांटिटी है थीटा। जहां लीनियर एक्सेलरेशन था अल्फा, उसकी जगह एंगुलर एक्सेलरेशन है a की जगह है अल्फा, बस और कोई फर्क नहीं है। तो यहां ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, समझ लो, PE बाय I एक्सिस। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है बताओ, 2 पाई बाय ओमेगा। ना तुमको जब क्वेश्चन आएगा, समझो, तुमको जब कहीं क्वेश्चन आएगा, चाहे वो इरोडो हो, चाहे SC वर्मा हो, चाहे प्रीवियस जेई क्वेश्चन हो, तुमको जो क्वेश्चन आएगा उसमें तुमको P डालना है, जो P है सो है डाल दो, E डालना है, जो E है सो है वो डाल दो, बच गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। यहाँ 2 कंडीशन होते हैं, अगर बॉडी फ्री है मतलब कहीं से भी हिंज नहीं किया हुआ है, कहीं भी कोई नेल नहीं लगा है, जबरदस्ती मोशन नहीं कराया जा रहा है, फ्री है, कोई भी हिंज नहीं है, कोई भी कील नहीं लगी हुई है, कोई भी पिन नहीं लगा हुआ है कि जिसके अबाउट उसको करने की मजबूरी हो, वो फ्री है, किसी भी एक्सिस को रोटेट कर सकता है। उस केस में तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना होगा, और अगर वो कहीं हिंज है तो उसके अबाउट लेना होगा। समझ लो, यहाँ 2 केसेस बनेंगे, यहाँ 2 केसेस बनेंगे, क्या क्या, इफ नो हिंज, और कहीं कोई हिंज नहीं है, इफ नो हिंज, तब तुम I अबाउट एक्सिस किसको लोगे, I अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस लोगे, I अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस लोगे। और अगर हिंज है, इफ नो हिंज, तो I की जगह क्या डालोगे, I अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। इफ हिंज, तो I अबाउट एक्सिस क्या लोगे, I अबाउट हिंज लोगे। टॉर्क में कोई असर नहीं पड़ेगा, कहीं भी हिंज कर दो टॉर्क में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए सिर्फ एक चीज बदलेगा, क्या बदलेगा, I अबाउट एक्सिस। जैसे ये एक मासलेस रॉड है, ये एक मासलेस रॉड है, ठीक है, ये एक मासलेस रॉड है, यहां -q, यहां +q, इसकी मास कितनी, m, इसकी मास m, इसकी मास भी m, दोनों की मास इक्वल है, m और m, दोनों बीच का सेपरेशन कितना है, l, सेपरेशन कितना है, l, बट खाली यहाँ -q, यहाँ +q। अब पूछा गया है तो क्या करोगे, P की जगह क्या लोगे, P की जगह क्या लोगे, Q इंटू L। P की जगह क्या लोगे बताओ, यहाँ P की जगह क्या लोगे, Q इंटू L। वो तो जानते हो, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल जो है मोमेंट क्या है, P इंटू L। दूसरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यह फ्री एक्सिस है तो इसके अबाउट लोगे, सेंटर मास के अबाउट, सेंटर मास क्या आएगा, मिड पॉइंट पे, तो कितना आएगा बताओ, m इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। इस सेंटर मास एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, L/2, इसकी कितनी है, L/2, m इंटू L/2 स्क्वायर प्लस m इंटू L/2 स्क्वायर, डाल दो, आंसर आ जाएगा। ये SC वर्मा का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन SC वर्मा, हिंज यहां कर दिया, सेम सिस्टम, सेम -q प्लस q, सेम -q यहाँ प्लस q यहाँ, m इसका, बट यहाँ ये हिंज है, इसी के अबाउट घूम सकता है, इस एंड के अबाउट ही घूम सकता है। अब क्या करोगे, सब कुछ वही रहेगा, P की जगह q इंटू L होगा, E दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुमको क्या करना है, अब इसके अबाउट जो मोमेंट इनर्शिया निकालोगे तो m इंटू 0 का स्क्वायर, ये तो एक्सिस पे ही है, ये मास तो एक्सिस पे ही, m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m इंटू L का स्क्वायर, सो ml स्क्वायर, वो डाल दोगे। अगर इस रॉड में मास अगर रहता, इस रॉड में भी मास अगर होता तो क्या होगा, उस केस में क्या करोगे, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12 सेंट्रल मास
अमाउंट, उसको भी जोड़ना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। प्रोसेस समझ लो, प्रोसेस समझ लो, ठीक है। तो ये होता है पहली बात टॉर्क मेथड से। कोई डाउट है इसमें? अब हम निकाल रहे हैं इसी चीज को, देखने का दूसरा तरीका भी है और उसको कह सकते हो कि बाद में बहुत यूजफुल भी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। एक डायपोल को एक फील्ड में रखने में कितना वर्क करना पड़ता है, जो उस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है, और उससे हम फिर न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे, बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो हम फोर्स मेथड से नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में जब उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो देखते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमको पहले ही बता चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका डिफिनीशन क्या था, du इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। du इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक बार जो डिफिनीशन दे दिया हम पूरे फिजिक्स में उस पर स्टिक करते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, फिजिक्स का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है समझ लो, वो है थ्योरी। वंस यू आर क्लियर इन द थ्योरी, देयर नो प्रॉब्लम और डिफिकल्टी इन क्वेश्चंस। Any question where you have some problem, any question where you have some problem is mostly related to the lack in theory. तो थ्योरी अगर अच्छी है तो क्वेश्चन समझ में तो आता ही है, बन भी जाता है। 10% क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मैथ में या कैलकुलेशन में फंसते हैं, नहीं तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। फिजिक्स में एक सिस्टमेटिक साइंस है, इसका सबसे बड़ी खासियत ये है। देखो ये तुम्हारे पास एक डायपोल है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, ठीक है। ये एंगल थीटा, ठीक बताओ उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, किसका टॉर्क लगेगा भाई? इसमें टॉर्क लगेगा किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। कितना लगेगा? P क्रॉस E, यानी क्या है बताओ, PE साइन थीटा। इस डायरेक्शन में उसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा? PE साइन थीटा। वो इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, देख लो P क्रॉस E निकाल चुके हैं, PE साइन थीटा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन वाइज P को E की तरफ घुमाओ, इस डायरेक्शन में टॉर्क होगा। अब सोचो, हम चाहते हैं कि ये मूव ना करे, हम चाहते हैं कि ये मूव ना करे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर इसको छोड़ देंगे तो ये टॉर्क इसको एक्सेलरेट करेगा, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा, बिकॉज this torque divided by moment of inertia about this center mass axis is the angular acceleration। तो हम क्या करते हैं, उतना ही अमाउंट का टॉर्क इस डायरेक्शन लगा देते हैं, we call it torque external, बिकॉज इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर घुमा रहा था, बिकॉज इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहा था, हम एक एंटी क्लॉक में उतना ही अमाउंट का टॉर्क लगा देते हैं, तो ये बैलेंस हो गया, नेट टॉर्क इज 0। अब समझो, इन स्पाइट ऑफ दिस जो हमने वहां किया था, सेम वही कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस, वेरी 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 स्लोली, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, दिस थीटा इंक्रीजेस टू, इफ very slowly, or we can write it infinitesimally slowly, theta increases to थीटा प्लस डी थीटा। ये थीटा थोड़ा सा बढ़ गया और कितना हो गया? थीटा प्लस डी थीटा। तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा और ये भी वर्क करेगा। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं बिना काइनेटिक एनर्जी गेन हुई ये थोड़ा सा मूव कर जाए। इस प्रोसेस में
हम ये नहीं भी ले सकते थे टॉर्क एक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है। व्हाट इज डी डब्ल्यू बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ जिस तरह से वर्क ट्रांसलेशनल मोशन में डिफाइन होता है, क्या डिफाइन होता है, एफ डॉट डी आर। ये होता है वर्क किस में डिफाइन होता है, ट्रांसलेशनल में, एफ डॉट डी आर। यही वर्क रोटेशनल में डिफाइन होता है टॉर्क डॉट डी थीटा। अगर कोई टॉर्क समझो, अगर कोई टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है और वो थोड़ा सा डी थीटा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो उसका वर्क डन क्या होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा। लेकिन अगर कोई टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है और वो घूम गया क्लॉकवाइज, तो उस केस में वर्क डन बाय टॉर्क होता है माइनस टॉर्क इंटू डी थीटा। समझ रहे हो? तो यहां क्या होगा बताओ, यहां क्या होगा, यहां पे तुम्हारा थीटा बढ़ के हो गया ऐसे डी थीटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का टॉर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क जो था वो था क्लॉकवाइज, और ये थीटा इंक्रीज किया, मींस कितना हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर था कौन सा, टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इनवर्ड है, क्लॉकवाइज मींस इनवर्ड, और डी थीटा है आउटवर्ड। तो इन दोनों वेक्टर में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा देखो पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा कॉस 180 डिग्री। जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क था वो है क्लॉकवाइज, और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा वो है एंटी क्लॉकवाइज। सो दोनों वेक्टर है, ये स्मॉल एंगल थीटा वेक्टर होता है। मेरे वेक्टर के नोट्स में मैंने प्रूव किया है, मैंने वेक्टर के अपने वीडियो लेक्चर में प्रूव किया है, वाई स्मॉल एंगल डी थीटा इज ए वेक्टर एंड वाई बिग एंगल थीटा इज ए स्केलर। बड़ा एंगल 60 डिग्री स्केलर है, बट 1 डिग्री वेक्टर है। 1 डिग्री का चेंज वेक्टर होता है और 60 डिग्री का चेंज स्केलर होता है। क्यों होता है वो मैंने प्रूव किया है फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको आपने इस तरह से घुमा दिया, तो अब क्या करेंगे, समझ रहे हो, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। तुम जिधर घुमा रहे हो, जिधर टॉर्क है उधर ही अगर डी थीटा है तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। और यानी कि यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क जो है पॉजिटिव होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन में है, लेकिन वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आ गया तुम्हारा कितना बताओ, माइनस पी साइन थीटा डी थीटा। लेकिन तुम जानते हो डी यू होता है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज को डिफाइन ही किए हैं निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया उसका निगेटिव वैल्यू सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, माइनस डी डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी क्या हो जाएगा बताओ, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, यूनिवर्सल डिफिनेशन। हम अपना डिफिनेशन कभी नहीं चेंज करेंगे पूरे फिजिक्स में, कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, ठीक है। एक बार डिफाइन कर दिया, डी यू इज माइनस डी डब्ल्यू by that conservative force, it is valid for entire physics, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ये कितना हो जाए बताओ, PE sin थीटा डी थीटा। यानी कि अगर तुम्हारा साइन थीटा, अगर तुम्हारा थीटा बढ़ के कितना होता है, थीटा प्लस डी थीटा, अगर थीटा से ये कितना एंगल और जाता है डी थीटा, उस प्रोसेस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, कितने अमाउंट से, PE sin थीटा डी थीटा। इसका मतलब सेम डी थीटा चेंज के लिए सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ेगा। समझो, जब साइन थीटा बड़ा था तो सेम डी थीटा के लिए पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ज्यादा होगा, जब साइन थीटा कम था तो सेम डी थीटा चेंज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि तुम्हारा स्टेप साइज सेम है डी थीटा, तुम्हारा स्टेप साइज सेम है डी थीटा, लेकिन तुम्हारा इनिशियल वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो दिस इंटू डी थीटा, सपोज ये डी थीटा हमेशा 1 डिग्री है, जब ये 30 डिग्री है, PE साइन 30 डिग्री इंटू 1 डिग्री, और PE साइन 60 डिग्री इंटू 1 डिग्री, उस केस में तुम्हारा 60 डिग्री के केस में वैल्यू ज्यादा होगा। इसलिए यूनिफॉर्म वर्क डन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वर्क डन है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो, कर दिया, इंटीग्रेट कर दो। तो क्या करेंगे बताओ, मान लेते हैं जब थीटा 1 था, इनिशियल वैल्यू क्या था, थीटा 1, फाइनल वैल्यू कितना है, थीटा 2। मान लो इनिशियल एंगल कितना था, P वेक्टर और E वेक्टर, डायपोल मोमेंट वेक्टर और E वेक्टर के बीच में इनिशियल एंगल था थीटा 1, और फाइनल कहां तक ले गए, थीटा 2। मान लेते हैं इनिशियली पोटेंशियल
एनर्जी था U1 और बाद में है U2। मान लेते हैं इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या था U1 जब एंगल था θ1, और जब एंगल है θ2 तो मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी है U2। तो ये बताओ कितना हो जाएगा U2 माइनस U1, इसका इंटीग्रल PE बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस थीटा, PE बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस थीटा, ये माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सही है जी। du का इंटीग्रल u2 माइनस u1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट θ2 लोअर लिमिट θ1, PE इंटू ठीक है cos θ2 माइनस cos θ1। एग्रीड। ये है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तुमको हम बार बार बताएं, फिर से बता रहे हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी चॉइस है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फिक्स है, हम इसको नहीं बदल सकते हैं, बट हम कहाँ जीरो माने ये मेरी मर्जी है। तो हम फॉर्मूला को सिंपल रखना चाहते हैं, पहले ही बताए थे। जब 1/r, जब यहाँ पे क्या है था 1/r, तो सबसे सिंपल फॉर्मूला के लिए क्या है 1/r कहाँ वैनिश होगा इन्फिनिटी पे मान लो। जब हमको आया था x स्क्वायर स्प्रिंग के केस में, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर कहाँ पे वैनिश करेगा x 0 पे। तो जब एलोंगेशन कॉम्प्रेशन 0 है, मान लिया 0, यहाँ बताओ हमको रेफरेंस मानना है, डिफरेंस फिक्स है, एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी चॉइस है। मैं फॉर्मूला को सिंपल रखने के लिए इसको 90 डिग्री ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ 90 डिग्री? क्योंकि cos 90 0 होता है। अगर ये साइन होता तो मैं 0 डिग्री पे 0 लेता। अगर ये साइन 2 थीटा होता, तो मैं 0 डिग्री पे 0 लेता। अगर ये cos 2 थीटा होता तो मैं 45 डिग्री पे 0 लेता, क्योंकि cos 2 थीटा किस थीटा पे 0 होगा 45 डिग्री पे। तो समझो हम जो लेते हैं वो अपनी सहूलियत से लेते हैं, हम फॉर्मूला को सिंपल रखना चाहते हैं, बिकॉज आंसर वही आना है। तो इनिशियल और फाइनल को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर वही आएगा, कम से कम याद करने में आसानी हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री पे मान लेते हैं इनिशियल एंगल कितनी थी 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री थी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था 0। पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री 0। हम ये मान रहे हैं कि इनिशियली 90 डिग्री, क्यों? तो 90 पे वैनिश कर रहा है, वहां पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं 0। यानी जब 90 डिग्री थी तो पोटेंशियल एनर्जी थी 0, इनिशियल वैल्यू थी 90, फाइनल वैल्यू है थीटा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था 0, फाइनल कितना होगा? तुम्हारा एक्सप्रेशन आएगा u इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। देखो ये कितना हो जाएगा थीटा, ये कितना हो जाएगा u, तो u कितना आ गया बताओ माइनस PE कॉस थीटा। ये बताओ इसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किस एंगल पे मैक्सिमम होगी, किस एंगल पे मिनिमम होगी? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम किस एंगल पे होगी? एट थीटा इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम किस एंगल पे होगी? 0। बताया था ना स्टेबल, इसीलिए स्टेबल है। स्टेबल में दोनों चीज होता है, फोर्स से भी निकाल सकते हो और एनर्जी से भी निकाल सकते हो। एनर्जी के टर्म में बता रहा हूं, मिनिमम एनर्जी कोरिस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। यू की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी? ये अनस्टेबल होता था। अब समझो, अगर मैं किसी डायपोल को 30 डिग्री पे था, ये 30 पे था, उसको घुमा के 60 पे ले जाऊं और पूछूं वर्क डन कितना होगा, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है u2 माइनस u1 इज w एक्सटर्नल इज माइनस w इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू k1 माइनस k2 इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू q इंटू v2 माइनस v। वहां सिर्फ u का फॉर्मूला बदलेगा। समझो u 30 डिग्री था, यहां डाल दो 30 डिग्री, फाइनल 90 डिग्री है, डाल दो 90 डिग्री, u2 माइनस u1 निकाल दो, और u2 माइनस u1 को जिससे पूछा गया उससे इक्वेट कर दो। इनिशियल एंगल दिया होगा, फाइनल दिया होगा,
उसको घुमाने में कितना एनर्जी, कितना वर्क एक्सटर्नल को करना पड़ा या कितना वर्क कंजर्वेटिव को करना पड़ा। अगर तुम छोड़ दोगे तो ये यहाँ से स्टार्ट, मान लो इसको मैंने 90 पे छोड़ दिया, मान लो मैंने इसको 90 पे ऐसे लिया और छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये घूमना स्टार्ट करेगा। क्यों घूमेगा, इसको टॉर्क लग रहा है, ये घूमेगा, रोटेट करेगा, यहाँ पे जब जाएगा ये बहुत ज़्यादा एंगुलर स्पीड से इसको क्रॉस करेगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, एक्सेलरेट करेगा और यहाँ जब पहुँचेगा इसको बहुत ज़्यादा एंगुलर स्पीड से क्रॉस करेगा। यहाँ टॉर्क क्या है, 0, पर तब तक इसको ओमेगा मिल चुका है, तो ये उस ओमेगा को मेंटेन रखेगा। ऐसा नहीं कि ओमेगा 0 हो जाएगा, ये फिर इसको क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पे आगे स्टॉप करेगा, फिर वापस जाएगा। तुमसे अगर ये पूछें, इसको मैंने यहाँ रेस्ट पे से छोड़ा, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ तुमको सिर्फ एक काम करना है, u इनिशियल 90 डिग्री पे, u1 के लिए क्या दोगे, यहाँ 90 डिग्री, आ गया 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0। u फाइनल में यहाँ क्या डालोगे, 0 डिग्री, u इनिशियल थीटा 90, u2 थीटा 0 माइनस पी, यानी पोटेंशियल एनर्जी घट गई, पोटेंशियल एनर्जी घट गई, 0 से घट गई, कितनी होगी, माइनस पी, तो काइनेटिक तो बढ़ेगा। बस इतना फर्क आएगा कि यहाँ काइनेटिक को जो लिखोगे वो लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ क्या लिखते थे, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन होता था, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ क्या लिखोगे, हाफ आई ओमेगा, ये घूम रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो लिख सकते हैं, बन जाएगा। अभी तो बस थ्योरी जो है समझ लो, ठीक है। अब समझो इस बात को, ये माइनस पी कॉस, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको u इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई। ये है इसका पोटेंशियल एनर्जी, एज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री व्हेन इट वाज प्लेस्ड लाइक दिस, पोटेंशियल एनर्जी वाज 0। जब इधर लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, जब इधर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जब ये इधर जाएगा, सोचो जब ये इस साइड जाएगा, नहीं हाँ, जब ये इस साइड जाएगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव होगा, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब ये यहां से इधर जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0। जब ये ऐसे जा रहा है तो ये उसी डायरेक्शन में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिस डायरेक्शन में टॉर्क है। टॉर्क इसको घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज और ये घूम भी रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब वर्क डन बाय टॉर्क पॉजिटिव, यानी du नेगेटिव। जब ये उल्टा ले जाओगे, उल्टा ले जाओगे, वर्क डन बाय टॉर्क चाहता है घुमाना कैसे, क्लॉकवाइज, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं, तो ये फॉर्मूला लगाना, माइनस पी कॉस थीटा, एकदम याद कर लो, माइनस पी कॉस थीटा याद रहेगा, माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। किसी को डाउट है यहां तक में? मैं इसको भी डिराइव करूंगा पोलर कोऑर्डिनेट के मेथड से, मैं इसको भी डिराइव करूंगा पोलर कोऑर्डिनेट के मेथड से एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जरूरत नहीं है, बट एक और अल्टरनेटिव मेथड है। यहां तक किसी कोई डाउट है? हाँ, नो डाउट, चलो ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर हम किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, और हम किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, ठीक है। अभी तक तो फील्ड क्या था, यूनिफॉर्म था। अब इसको हम एक ऐसे फील्ड में डाल रहे हैं जहां हर पॉइंट पे फील्ड, किसी भी 2 पॉइंट पे फील्ड सेम नहीं है, किसी भी 2 पॉइंट पे फील्ड सेम नहीं है। अगर किसी 2 पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन पक्का अलग है, और अगर डायरेक्शन सेम है तो पक्का मैग्नीट्यूड अलग है। जैसे एक पॉइंट चार्ज का फील्ड जो स्पेस में उससे फील्ड लाइन बाहर निकलते हैं, उसमें किसी भी पॉइंट पे चले जाओ तो वो 2 पॉइंट पे फील्ड सेम नहीं मिलेगा। पूरे स्फेयर पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर स्फेयर पे, लेकिन वहाँ डायरेक्शन सब जगह अलग अलग होगा। और एक पर्टिकुलर रे के
डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर फील्ड के डायरेक्शन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। तो कोई ऐसा दो पॉइंट नहीं मिलता है जहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो हम उस टाइप की चीज़ देखना चाहते हैं कि अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल को प्लेस कर दें तो क्या होगा, ठीक है, और उसमें फोर्स कैसे निकालेंगे। देखो सर हाँ सर, ये थीटा प्लस डी थीटा ताऊ एक्सटर्नल की वजह से हुआ। हाँ, एक्चुअली होता क्या है, देखो होता क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर के कि जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि इसके मैंने एस सी वर्मा के भी एक वीडियो देखा था, बट वहाँ मुझे लगा कि एस सी वर्मा सर ने भी थोड़ी सी गलती की थी समझाने में। कभी भी और कभी भी एक्स को बढ़ा के डी एक्स करना, एक्स को घटाना मत, थीटा को घटाना मत, समझो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाता है। होता क्या, एक तो घट रहा है, ऊपर से डायरेक्शन, एक घटने के कारण माइनस साइन आएगा, वो माइनस साइन, एक और माइनस साइन अपोजिट, या वो हमेशा हमेशा और हमेशा थीटा को बढ़ा के थीटा प्लस डी थीटा बनाना, हमेशा एक्स को बढ़ा के एक्स प्लस डी एक्स करना, हमेशा टाइम को बढ़ा के टी प्लस डी टी करना, कभी भी घटाना मत। देखो जब एट्रैक्टिव फोर्स होता है तो नेचुरली क्या होगा, भीतर आएगा, डिस्टेंस घटेगा। तो हम ये कर सकते हैं, शुरू में डिस्टेंस थी r, अब है r माइनस डी आर, वहाँ पे हम कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करते हैं। हमेशा r है तो r प्लस डी आर करना, ठीक है। वैसे भी कंजर्वेटिव है, राइट लेफ्ट जो जाने में होगा उसका उल्टा आने में होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हमेशा हमेशा जो भी चीज़ है, डिस्टेंस x को x प्लस डी एक्स करना, डिस्टेंस r को r प्लस डी आर करना, एट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। तुम ये बोलोगे कि सर रिपल्सिव था तब तो ठीक है, मैं r को r प्लस डी आर कर रहा हूँ क्योंकि रिपेल हो रहा है, बट एट्रैक्टिव में क्यों करूँ, क्योंकि तुम डिराइव नहीं कर पाओगे, तुम साइन में उलझ के रह जाओगे, और एक प्लस या माइनस साइन का गड़बड़ी पूरी गड़बड़ी कर देता है, एक प्लस या माइनस साइन। इसीलिए हमेशा r को हम थीटा को बढ़ा के थीटा प्लस डी थीटा ही करेंगे। अब क्यों हुआ, बोलोगे क्यों हुआ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हुआ, हो सकता है पहले सबने इसको एक ओमेगा दिया हुआ था तो ये ऐसे गया तो भी हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला वही है। हम किसी चीज़ को जब इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ u1 से u2 ले गए, थीटा 1 से थीटा 2 ले गए, तुम ऐसा नहीं करते तो क्या करते, थीटा 2 से थीटा 1 तुम जाते और हम इसको u2 से u1 ले जाते, बात तो वही हो गया, इधर भी उल्टा इधर भी उल्टा, दोनों साइड मिलके सीधा ही हो जाता है। तो कहने का मतलब है, इसको एकदम थंब रूल मान लो, कभी भी किसी भी केस में कुछ भी हो जाए, x या थीटा को घटाना नहीं है, थीटा को थीटा प्लस डी थीटा लेना है, ठीक है, और x को x प्लस डी एक्स लेना है, चाहे नेचर ऑफ फोर्स एट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, चाहे कुछ भी, ठीक है। और आपको जो भी बता रहे हैं वो हम झेलने के बाद बता रहे हैं। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके हैं और उसका एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, उसका कंक्लूजन बता रहे हैं, ताकि आपको कभी भी वो चीज़ नहीं करना पड़े कि आप करके गलती करके और तब जो है सीखिए। तो कभी भी हम तो बताएंगे जब आरसी सर्किट में जाएंगे कितना दिक्कत होता है अगर आप गलत डायरेक्शन ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि सर इसको तो घटाया तो ये उधर गया, फिर यहाँ माइनस था, अब माइनस को मैं घटाता तो क्या होता, इसको मैं थीटा को घटा के लाता इधर, क्योंकि ये तो इसको इस साइड ला रहा है, तो एक तो ये थीटा होता माइनस, दूसरा दोनों का डायरेक्शन क्या होता, सेम होता, ठीक है। देखो माइनस और प्लस अपने आप आता है, तुमको नहीं मानना है। एक गाड़ी चल रही है, एक कार है, वो v स्पीड से चल रहा है, एक कार है जो v स्पीड से चल रहा है, उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा था। अब वो पर्सन क्या करता है, कार के डायरेक्शन में जंप कर जाता है, किस स्पीड से, u स्पीड से। पूछा है कार की स्पीड क्या होगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। ये कार जा रही थी और ये पर्सन यहाँ से जंप कर जाता है उसी डायरेक्शन में, कार की स्पीड थी u और ये पर्सन u डैश स्पीड से जंप कर जाता है। ऐसा क्वेश्चन तुमने देखा होगा पहले भी। तो पूछा है इसका स्पीड क्या होगा, हम ये नहीं जानते स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि जब ये कार जंप कर गया तो लेट द स्पीड ऑफ द कार विच वाज v, इट इज v प्लस डी वी, क्या v प्लस डी वी।
हम इस कार की स्पीड को क्या मानते हैं, v प्लस डीवी। डीवी अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। अगर डीवी नेगेटिव आ गया यानी ये घट गया, और डीवी पॉजिटिव आ गया तो ये बढ़ गया। हम शुरू में अगर इसको मान लेंगे v माइनस डीवी तो क्या होगा, अब फिर दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, बढ़ा कि घटा। वेक्टर इक्वेशंस या पूरी फिजिक्स का एक बहुत बड़ा खासियत है, कुछ भी मान लो। करंट पूछा गया है सर्किट में, मान लो क्लॉकवाइज है, मान लो करंट घूम रहा है क्लॉकवाइज, आई आंसर आ गया I इज इक्वल टू -3, I इज इक्वल टू -3 एम्पियर, यानी उल्टा हो गया। न्यूटन लॉस का क्वेश्चन है, मान लिया कि एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के नीचे है, एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के नीचे है a, आ गया -5 मतलब ऊपर है 5, अपने आप चला आता है। लेकिन अगर हम पहले से मान लेंगे माइनस है तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि माइनस का डिक्रीज प्लस cos 0 या cos 180, और एक माइनस कभी कभी इसके बाहर भी होता है, जैसे यहाँ पर है, कहाँ पे है माइनस, एक फोर्स निकालेंगे माइनस du/dr, क्या निकालेंगे माइनस du/dr। अच्छा, इसका तुमको बहुत एक अच्छा एक एग्जाम्पल बताएंगे कल। हम कल सोच रहे थे इस पे, एक जगह पे आया था ये प्रॉब्लम, फोर्स उल्टा आ रहा था, हमसे एक ऐसा कैसे हो सकता है पोल उसमें, तो हम समझे कि तब उस दिनों को ये समझ में आया कि क्यों थीटा को हमेशा थीटा प्लस डी थीटा ही लेना चाहिए, नहीं तो उल्टा हो जाता है। कल बताऊंगा, अभी बस इतना समझ लो, हम निचोड़ बता रहे हैं, कभी भी घटाना मत। कोई किसी ने घटाया और उसका क्वेश्चन नहीं बना या उसको गलत आ गया, तब उसने पूछा तो मैं उसको यही बोलूँगा, उस दिन मैंने बताया था कि घटाना नहीं है, बढ़ाना है, हमेशा बढ़ाना है, घटाना कभी नहीं है, कभी नहीं। जीवन में खुश रहना चाहते हो, जीवन में कष्ट पहले से बहुत है, इनवाइट मत करो। द लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज, गौतम बुद्ध बोलते थे जीवन में सुख है ही कहाँ, ठीक है। तो कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं तो वो लोग खतरों से खेलते हैं, और कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, उनको खतरे नहीं मिलते हैं तो खतरे पैदा करके खेलते हैं। तो खतरे आ जाए तो खेल लो, लेकिन बुलाओ मत खतरों को। जहाँ तक हो सके सिंपल रहो, और एक पर्टिकुलर चीज़ पे जो तुम ट्रस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, उस पर तुम स्टिक करके रहो। और स्टिक करके यही है, कभी भी घटाना नहीं है। तो जैसे घटाए तुम x को x माइनस dx किए तो पक्का गलती होगा। पक्का गलती का मतलब मैं बता रहा हूँ, होता क्या है कि अल्टीमेटली दो ही तो है, हेड या टेल, है ना, हेड या टेल होता है, प्लस या माइनस। तो हो सकता है कि किस दिन लग जाए, लग सही हो जाए, किस दिन गलत हो जाए, बट अगर इस पे चलोगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो अब देखो, एक चीज बताओ, हम ये जानना चाहते हैं, अगर हम किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें तो क्या हो, उस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, डायपोल प्लेस्ड in a non-uniform electric field, dipole placed in a non-uniform electric field। तो क्या करते हैं, देखो मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, इसका फील्ड है, हर जगह अलग अलग है फील्ड। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पे हम एक डायपोल को रखना चाहते हैं, इस फील्ड में हम एक डायपोल को रखना चाह रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू हैव जीरो फोर्स ऑन द डायपोल? इज पॉसिबल टू हैव जीरो फोर्स ऑन द डायपोल? हम इसको कैसे भी रखना चाहते हैं, कहीं भी, इज इट पॉसिबल कि उस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए? इज पॉसिबल कि डायपोल पे नेट फोर्स जीरो हो जाए? है नहीं, बिना एक्सटर्नल फोर्स के। क्या इसको हम किसी भी तरह से कहीं रख सकते हैं कि इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए? सो एफ नेट हो जाएगा, देखो अगर माइनस क्यू के लोकेशन पे, जहां चार्ज माइनस क्यू है, वहां फील्ड अगर इवन वेक्टर है, और अगर जहां जिस पॉइंट पे चार्ज प्लस क्यू है, वहां पे अगर फील्ड क्या है, E2 वेक्टर है, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू इंटू इवन वेक्टर प्लस क्यू इंटू E2 वेक्टर, ये होगा ना।
एग्रीड? ठीक है, अगर जिस पॉइंट पे, जैसे इसको इस तरह से प्लेस कर दिया, तो जिस पॉइंट पे माइनस क्यू है वहां पे अगर फील्ड कितनी है E1 वेक्टर, और जहां पे प्लस क्यू वहां फील्ड है E2 वेक्टर, तो दोनों पे इंडिविजुअली फोर्स लगेगा, दोनों का वेक्टर सम होगा। दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू, और ले लो क्यू इंटू E2 माइनस E1। ये जीरो तभी होगा, दिस कैन बी जीरो ओनली इफ ऑन द 2 points E1 is equal to E2, दोनों पॉइंट पे फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, दोनों पॉइंट पे फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, दैट इज इम्पॉसिबल। पॉइंट चार्ज के कारण कहीं भी चले जाओ, हमने पहले बोलता नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं किसी भी 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, इसका मतलब है नेट फोर्स तो पक्का होगा। दैट मीन्स F net is not zero, A center of mass is not zero. Is it possible to have torque zero? Is it possible to have torque zero? क्या टॉर्क जीरो हो सकता है? हो सकता है। अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर जाए, दोनों लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स के कोइंसाइड कर जाए, तो कपल तो बनेगा ही नहीं, तो उसके लिए टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क देखो, टॉर्क में भी जीरो कैसे? अरे हम डायपोल को इस तरह से प्लेस कर दें, कैसे? हम डायपोल को इस तरह से प्लेस कर दें, सपोज ऐसे करके, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू इस फील्ड के डायरेक्शन में, एग्रीड? एग्रीड कि यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? यहां अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि यहां फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्गर है। यहां जो फोर्स लगेगा ये थोड़ा कम होगा उससे, दिस इज लेसर, दिस इज मोर, सो नेट फोर्स क्या होगा? इनवर्ट होगा ना? समझ रहे हो? ये थोड़ा सा नजदीक है, तो इस पे जो यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर है, तो इस पे जो फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स इस पे वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स इस पे, तो नेट फोर्स तो इनवर्ट होगा, वो तो समझ गए। नेट फोर्स तो हम जीरो बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन टॉर्क तो जीरो हो गया ना। क्यों? कोई पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट ले लो, इस पॉइंट के बाद इसका टॉर्क कितना हो गया बताओ? ये लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से कितना है? जीरो, और इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से कितना है? जीरो, तो दोनों कोइंसाइड कर गया फोर्सेस, तो इस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो। टॉर्क में भी जीरो। अगर इसको इस तरह से प्लेस करते तो टॉर्क जीरो नहीं होता, इस तरह से प्लेस करते या इस तरह से प्लेस करते तो टॉर्क जीरो नहीं होता, एक पे ऐसे लगता है एक पे इस तरह लगता है, लेकिन यहाँ टॉर्क जीरो है, टॉर्क में भी जीरो, टॉर्क जीरो हो सकता है, ठीक है? टॉर्क जीरो हो सकता है, एग्रीड? अब देखो, अब मुझे जो चीज निकालना है वो निकालना है फोर्स बिटवीन, अच्छा चलो हम यहाँ एक चीज निकाल ही देते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में, अब समझो अगर तुम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को प्लेस कर दो और उस पर फोर्स निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? ठीक है, समझो अगर हम किसी नॉन यूनिफॉर्म यही पॉइंट इस पर हम निकालना चाहते हैं फोर्स कितना ऐड करेगा तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, हम निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन डायपोल placed in a non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। इमेजिन करो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ई, डायरेक्शन तो राइट है बट फील्ड ये फंक्शन ऑफ एक्स, फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन तो राइट है लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड वेरी कर रही है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रही है? वेरी कर रही है। ठीक है, हमको इसमें एक डायपोल रखा, हमको उसके ऊपर फोर्स निकालना है, हमको यहाँ पे एक फोर्स निकालना। हम क्या करते हैं, यहाँ मान लो चार्ज है माइनस क्यू, कहाँ पे? यहाँ एक चार्ज है माइनस क्यू जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी है? एक्स।
यहाँ एक चार्ज है -q जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी है x, यहाँ एक चार्ज है -q और जिसकी कोऑर्डिनेट है x, और यहाँ पे एक चार्ज है +q जिसकी कोऑर्डिनेट है x + dx। समझो, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट थी x, यहाँ चार्ज है -q, इस कोऑर्डिनेट की, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x + dx, यानी ये लेंथ कितनी है dx, और इसकी यहाँ फील्ड है E of x + dx। तो इस पे फोर्स कितना होगा बताओ। इस पे जो फोर्स होगा वो होगा इक्वल टू फोर्स ऑन -q प्लस फोर्स ऑन +q, दोनों का वेक्टर सम। ये होगा -q इंटू E at x, -q इंटू E at x प्लस q इंटू E at x + dx। ये होगा ना, तो यहां हम लिख सकते हैं -q इंटू E at x प्लस q इंटू E at x प्लस dEx प्लस d। d मतलब क्या है, अगर यहां पे फील्ड था सपोज E, यहां पर फील्ड था E x कोऑर्डिनेट पे, और यहां फील्ड कितना है E + d। अब तुम फिर बोलोगे सर बढ़ा कैसे दिया, घटाया क्यों नहीं, यहाँ E - d भी तो पॉसिबल था। ठीक है, याद रखना, कभी नहीं घटाऊंगा मैं, कभी नहीं घटाऊंगा। ठीक है, -q E, यहाँ फील्ड था E, जब x का वैल्यू बढ़ के हो गया, चेंज हो गया x + dx, तो फील्ड का वैल्यू चेंज हो क्या हो गया E + d। हम इसको ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। -q इंटू E प्लस q इंटू E + d। ठीक है, तो देखो -q इंटू E प्लस q इंटू E कट जाएगा, क्या बचेगा, F = क्या बचेगा बताओ, q इंटू d बचेगा। चार्ज इंटू स्मॉल चेंज इन फील्ड, चार्ज इंटू स्मॉल चेंज इन फील्ड, यहां से यहां तक, दैट इज द फोर्स। अगर यहां से यहां फील्ड बढ़ा है, समझो यहां E था और यहां E + d है, तो नेट फोर्स राइटवर्ड होगा। क्यों होगा, -q इंटू E और q इंटू E कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स क्या बच जाएगा, q इंटू d। अगर ये घटा है तो ये ज्यादा होगा, जो भी है q इंटू E होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर कितना था बताओ, q इंटू dx, ये था ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या था इसका, -q मतलब q का मैग्नीट्यूड इंटू गैप बिटवीन देम कितना था dx। तो हम यहाँ पे q के बदले क्या डाल रहे हैं, p/dx। सोचो, हम q के बदले क्या डाल रहे हैं, डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा p/dx होगा, बिकॉज p = q टाइम्स ऑफ dx। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर = q टाइम्स ऑफ गैप बिटवीन देम dx, सो p dx/d। तो यहां से आ गया तुम्हारा फोर्स = p इंटू d/dx। कितना, p इंटू d/dx। p को मल्टीप्लाई कर दो किससे, उस पॉइंट पे फील्ड के ग्रेडियंट से। d/dx क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। किसी चीज का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ रेट कहलाता है, किसी चीज का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ रेट कहलाता है, और किसी चीज का डिफरेंशिएशन x के साथ, डिस्टेंस के साथ ग्रेडियंट कहलाता है। खैर अभी मैंने इसको बस स्टार्ट ही किया है, अब मैं 3 डायमेंशन में बताऊंगा फोर्स कैसे निकालते हैं, फिर मैं तुम्हें फोर्स और टॉर्क बिटवीन डायपोल बताऊंगा। ठीक है, समझ लो, जब भी कोई फोर्स फिजिक्स में पॉजिटिव आएगा तो रिपल्सिव होता है, याद रखना। अगर ये पॉजिटिव आया तो रिपल्सिव, अगर ये नेगेटिव आया तो अट्रैक्टिव। जैसे हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल केसेस लेंगे हम, और फिर से बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ लेने वाला हूँ वो तो किसी बुक में नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 1 बुक में तो कभी नहीं मिलेगा। समझ लो, अगर dE/dx पॉजिटिव है,
यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड विद डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के साथ अगर फील्ड इंक्रीज कर रहा है, देखो डी बाई डी एक्स पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस के साथ फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो रिपल्सिव आएगा, और अगर डिस्टेंस के साथ फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो अट्रैक्टिव आएगा। समझ रहे हो? हम तुमको दो डायपोल के बीच का फोर्स निकालेंगे, दो डायपोल के बीच का टॉर्क निकालेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। वैसे हम नोट्स अभी शेयर कर देंगे तुम लोग को। हम दो चीज़ करेंगे, पहले तो हम इसको बंद कर दो, ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे,